जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है जो आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो, है ना, आप सब लोगों ने स्ट्रॉ से पानी पिया होगा, करेक्ट। तो जो भी आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो दैट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे, देखो आ जाओ। देखो तो क्या होता है जब आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो तो क्या होता है, ये स्ट्रॉ होती है, जस्ट एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, है ना, और ये आपका मुंह आता है, ठीक है। तो ये आप स्ट्रॉ से स्ट्रॉ से पानी पी रहे हो आप, है ना, क्या कर रहे हो आप, स्ट्रॉ से पानी पी रहे हो, ठीक है। अब होता क्या है जब आप स्ट्रॉ से, जब आप क्या पानी कैसे पीते हो, स्ट्रॉ को ऐसे एयर सक करते हो ना अंदर से, तभी तो पानी ऊपर आता है ना। तो होता क्या, करते क्या हो आप उसमें, देखो क्या करते हो आप, बेसिकली क्या कर रहे हो उसमें, स्ट्रॉ में पहले तो कुछ पानी है नहीं, है ना, तो पूरी एयर भरी है, क्या भरी है यहाँ पे, पूरी एयर भरी है, दिस इज ऑल एयर, है ना, ये पूरी एयर है, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है, आप जब सक कर रहे हो, है ना, स्ट्रॉ से सक कर रहे हो, आप क्या सक कर रहे हो, आप एयर को सक कर रहे हो। अब बात समझो कि अगर आपने एयर को सक करा, है ना, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब आपने पूरा एयर को, जब आपने पूरा एयर को सक कर लिया तो अंदर तो कुछ बचा ही नहीं ना, कुछ बचा क्या अंदर, नहीं बचा, पूरा खाली हो गया अंदर, है ना। तो क्या हुआ, अंदर पूरा खाली हो गया, अब अंदर वैक्यूम आ गया, एयर तो है नहीं, तो अंदर कोई प्रेशर होगा ही नहीं, प्रेशर ऑफ वैक्यूम इज जीरो, वैक्यूम में का तो कोई प्रेशर लगता ही नहीं है ना, जब तक एयर थी तब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, है ना। बट अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे वैक्यूम आ गया तो यहाँ पे प्रेशर है ही नहीं, आप एयर सक करते जा रहे हो, है ना, और यहाँ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, और जब आप सक करते हो, है ना, तो ये ऊपर का पानी भी प्रेशर लगा रहा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, नीचे से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और यहाँ पे प्रेशर उतना है नहीं, है ना। तो क्या होता है, ये पानी अंदर जाता है, क्यों अंदर जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है ना, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है ना, समझे। एक और बार समझाता हूँ फिर से, पानी में पानी है ना, और ये स्ट्रॉ है, क्या है, स्ट्रॉ है। अच्छा, स्ट्रॉ में पहले एयर है, ठीक है। तो होता क्या है, आप जब सक करते हो, है ना, ऐसे मान लो आप हवा खींच रहे हो, तो हवा पहले पूरे पूरे कॉलम में भरी थी, पूरे कॉलम में हवा ही हवा थी, है ना। अब जब आपने सक करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, हवा का कॉलम कम हुआ, मान लो पहले पूरे में एयर थी, अब इतने में एयर है बस, मान लो अब इतने में एयर है, तो हुआ क्या कि यहाँ का प्रेशर कम होने लगा, पहले पूरे में एयर थी तो पूरे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, है ना। अब क्या हुआ, बस कम होने लगने लगा, प्रेशर कम हो गया क्योंकि एयर कम हो गई ना। तो हुआ क्या कि यहाँ से तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा था, और यहाँ पे इधर इधर जो लिक्विड है वो अपना प्रेशर लगा रहा है, ये ऊपर से पूरा प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, जो यहाँ का प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू इनसाइड प्रेशर। तो ये जो वाटर है वो अंदर रशियन करने लगता है ना, इसीलिए आपके ऊपर पानी आ जाता है। समझ में आई बात। बेसिकली ऐसा होता है, आप एयर को सक करते हो तो अंदर हवा की कमी हो जाती है, हवा की कमी होने से अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है ना, और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जो पानी है वो अंदर चला जाता है। द सेम इज़ द केस विद ड्रॉपर ऑल्सो। जो ड्रॉपर होता है ना, इंक ड्रॉपर, आपने देखा होगा ऐसा होता है, कैसा, ऐसा, और फिर यहाँ पे ऐसे बड़ा सा बबल होता है, ये रबर का पैड होता है ना। हम क्या करते हैं, हमको जब भी इंक निकालनी होती है तो हम इस रबर का जो होता है ना, इसमें अंदर डाल के, इंक के अंदर डाल के इस रबर को प्रेस करते हैं,
रबर को प्रेस करने से होता क्या है कि इसके अंदर जो एयर होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। अब एयर तो बाहर निकल गई, थोड़े थोड़े बबल्स दिखते हैं आपको इंक में, एयर तो बाहर निकल गई, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया बट बाहर जो है प्रेशर ज़्यादा है, तो ये फिर इंक जो है वो अंदर आने लगती है ना। दिस इज हाउ इंक ड्रॉपर वर्क्स। ठीक, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या, समझाता हूँ आपको। तो एक बार एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, है ना, वो ना बाथ टब में नहाने गए और बाथ टब फुल था। अब वो जैसे ही बाथ टब में नहाने गए तो उन्होंने देखा पानी बाहर आ गया। वो सोच में पड़ गए ऐसा क्यों हुआ, बाहर ऐसा पानी बाहर क्यों आया, वो सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने एक प्रिंसिपल निकाला, दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि जब मैं पानी में गया, जब मैं पानी के अंदर गया तो जितना मेरा पार्ट था यहाँ पे, ध्यान से देखना यहाँ पे, जितना मेरा पार्ट अंदर गया, है ना, जितना मेरा, देखो यहाँ पे बनेगा, जितना मेरा पार्ट अंदर गया, देखो ये अंदर गया तो इतना पार्ट इनका बना, उतना ही पानी मैंने डिस्प्लेस किया। पहले ये पानी पूरा भरा था, पहले पूरा भरा था, अब क्या हुआ, ये अंदर गया तो क्या हुआ कि ये जो पानी, ये जो इसका वॉल्यूम है खुद का, जितना पार्ट ये अंदर गया उतना वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर आ गया। ये देखो यहाँ पे उतना वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर आ गया, है ना। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे आएगा, देखना, जितना था उतना वॉल्यूम पानी बाहर आ गया। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला कि जब भी हम किसी बॉडी को पानी में डालते हैं, जितना भी वॉल्यूम हम उसका पानी में डालते हैं उतना ही पानी बाहर आ जाता है, समझे, उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर आ जाता है ना। अब बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये कंटेनर है, आप ये घर पे भी करके देख सकते हो, है ना, और ये कंटेनर फुल भरा हुआ है, कंटेनर फुल भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक ब्लॉक डाला, पानी मतलब कुछ भी डाल दिया, मानो कुछ भी XYZ, प्लास्टिक का कप डाल दिया, और वो कप मैंने पूरा नहीं डाला, मैंने इतना डाला। अब इतना जो मैंने डाला तो ये जो वॉल्यूम है वो इसने डिस्प्लेस किया, इतना जो वॉल्यूम है पानी का। अब यहाँ पे पानी थोड़ी है, यहाँ पे तो कप है ना, ये पूरा कप डल गया है। तो ये जो इतना पानी है कहाँ गया, ये इतनी वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम, इतना जो डिस्प्लेस हुआ, इतना जो पानी के अंदर कप गया, ये जो वॉल्यूम है, ये पानी का वॉल्यूम कहाँ गया, ये वॉल्यूम का पानी बाहर गया, है ना। यही बोला आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने बोला कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हो तो जितना भी वॉल्यूम आप डालोगे उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो बाहर डिस्प्लेस करता है ना। तभी हमको पानी में, अच्छा एक और चीज़ है, आप पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालो तो आपको वो हल्का लगेगा, है ना। वो हल्का इसलिए लगता है, एक तो बात समझ में आई, एक तो बात आपको ये समझ में आई कि भाई जितना वॉल्यूम अंदर घुसेगा ये उतना ही वॉल्यूम बाहर डिस्प्लेस होगा पानी का, है ना। अब पानी सिंस वो डिस्प्लेस हुआ, पानी एक फोर्स लगाता है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स। जब भी एक ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डालते हैं तो पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, उसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। और ये बॉयंट फोर्स उतना लगता है जितना पानी आपने डिस्प्लेस किया है, जितना ये वॉल्यूम ऑफ पानी आपने डिस्प्लेस किया ना, जितना मास ऑफ वाटर आपने डिस्प्लेस किया, उसके अकॉर्डिंग ये बॉयंट फोर्स लगता है ना। समझ में आई बात। तो मान लो आपने इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो वेट होगा ना, इतना जितना भी वॉल्यूम आपने डिस्प्लेस किया पानी का, उसका जितना भी वेट होगा उतना लगता है बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ। तो होता क्या है, ऐसे समझो, होता क्या है, जैसे मान लो कि ये पानी है और आपने
इतना डाला तो इतना पानी डिस्प्लेस हुआ, है ना। अब हुआ क्या, ये जो ब्लॉक अब ये ब्लॉक का वेट तो उतना ही लग रहा है ना, पर उसने इतना पानी डिस्प्लेस किया, तो जो पानी है, ये जो वाटर है, ये इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, और वो फोर्स उतना ही होता है जितना ये जो पानी था ना, जितना बाहर निकला, इतना पानी बाहर निकल गया, इसका जितना भी वेट होगा ना इस पानी का, मान लो W2 है, ये जो पानी बाहर निकला उसका वेट क्या है, W2, तो उतना ही फोर्स ऊपर लगने लगता है। इसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स। समझ में आई बात। तो जो नेट वेट एक्सपीरियंस होता है वो कम हो जाता है, W माइनस W2, ठीक है, बात समझ में आई। तो उसको हम बोलते हैं बॉयंसी। क्या बोलते हैं, बॉयंसी, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस, अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं, आ जाओ, है ना, इससे रिलेटेड। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। एक फिगर दे रहा हूं मैं आपको, है ना, आपको बताना है कि प्रेशर कहां पे सबसे ज्यादा है। एक पॉइंट P इधर है, ठीक है, एक पॉइंट Q इधर है, एक पॉइंट S इधर है, और लेट से एक पॉइंट G इधर है। बताओ कहाँ पे फोर्स, कहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा G। क्यों होगा G, क्योंकि G सबसे नीचे है पानी में, है ना। तो हमने देखा था कि डेप्थ के साथ प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो G पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। और देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है दो लोग हैं, है ना, फिगर बना हुआ है ऐसा सा, ठीक है, दो लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, है ना, दो लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है, ये P है मान लो और ये Q है, ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। बोला गया है two persons P and Q are pushing each other as shown, but none of the two is able to set the other in motion, है ना। तो ये एक दूसरे को मूव नहीं कर पा रहे, बस फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। इफ द मास ऑफ द गाय, इफ द मास ऑफ Q, ऐसे समझ लो, मास ऑफ Q इज ट्वाइस मास ऑफ P, अगर Q का जो मास है वो डबल है P से, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपके साथ। देन पूछा गया है हु एक्सर्ट्स मोर फोर्स, हु एक्सर्ट्स मोर फोर्स, ये पूछा गया है कि अगर P एक फोर्स लगा रहा है और Q एक फोर्स लगा रहा है ना, और दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं बट दोनों मूव नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, है ना। तो हु एक्सर्ट्स मोर फोर्स ये पूछा गया है। ऑप्शन में है पर्सन ए, दूसरा ऑप्शन है पर्सन, सॉरी ए बोल रहा हूँ, पर्सन P, पर्सन Q, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है बोथ एक्सर्ट इक्वल फोर्स, बोथ एक्सर्ट इक्वल फोर्स, और चौथा है डेटा इनसफिशिएंट। बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। दोनों एक दूसरे को वो फोर्स लगा रहे हैं बट मूव नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, मतलब इक्विलिब्रियम में जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना यही फोर्स लगा रहा है, इसीलिए मूव नहीं कर पा रहे। अगर किसी का भी फोर्स ज़्यादा होता तो क्या होता, मूव कर देता ना दूसरे को। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एक्सर्ट इक्वल फोर्स। समझ में आई बात, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 3 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स
a 3 Newton horizontal force and 4 Newton horizontal force are acting on an object, are acting on an object. A 3 Newton horizontal force and 4 Newton horizontal force are acting on an object. ठीक है, बोला गया है but their directions are not given. But their directions are not given. दो फोर्स लग रहे हैं, 3 न्यूटन का फोर्स और 4 न्यूटन का फोर्स, और दोनों हॉरिजॉन्टल है, बट उनके डायरेक्शंस हमको नहीं पता है. पूछ रहा है what is the possible range, what is the possible range for the magnitude f of the net force acting on the object. समझ में आ रही बात क्या बोल रहा है? बोल रहा है a 3 Newton horizontal force and 4 Newton horizontal force are acting on an object, but their directions are not given. What is the possible range for the magnitude f of the net force acting on the object? रेंज क्या हो सकती है? रेंज मतलब मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है ना? तो बहुत सिंपल है ये. कैसे? देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन. मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा? दोनों का एफर्ट ऐड हो जाएगा, दोनों का एफर्ट ऐड हो जाएगा. और यही फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, यही फोर्सेस अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा? कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, है ना? तो मैक्सिमम फोर्स किस केस में प्रोड्यूस हो पाएगा? इस केस में. और ऐसा क्यों हो पाएगा? बिकॉज यहाँ पे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में. तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, दैट इज 7 न्यूटन्स. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन. 4 माइनस 3, है ना? तो इसमें क्या पूछा है? रेंज पूछा है. व्हाट इज अ रेंज? रेंज हो जाएगा 1 न्यूटन से 7 न्यूटन. रेंज क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन से 7 न्यूटन. बात समझ में आई, है ना? तो ये हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? तो ये रेंज है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं बहुत सारे, है ना? और 1 न्यूटन से 7 न्यूटन एक ऑप्शन है उनमें से. ठीक है, तो फोर्सेस मैक्सिमम कब होंगे? जब एक ही डायरेक्शन में हो सारे, तो ऐड हो जाएंगे. और अगर मिनिमम कब होंगे? जब नेट फोर्स मिनिमम कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में हो. ठीक है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है 100 न्यूटन यूनिफॉर्म रॉड, 100 न्यूटन यूनिफॉर्म रॉड of length 6L is supported by two forces, F1 and F2. ठीक है, choose the condition for rod, choose the condition for rod to remain at rest, ठीक है, समझ में आई बात? चूज द कंडीशन फॉर रॉड टू रिमेन एट रेस्ट. ठीक है,
आ जाओ, आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे लग रहा है F1 और यहाँ पे लग रहा है F2, है ना। ये है यहाँ से L डिस्टेंस पे और ये है यहाँ से 2L डिस्टेंस पे, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है व्हाट, हाँ तो चूज़ द कंडीशन, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप खुद से अटेम्प्ट करना। पहला ऑप्शन है F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन्स। दूसरा ऑप्शन है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन्स। तीसरा है F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन्स। और चौथा है F1 बाई F2 इज इक्वल टू 3। करो सॉल्व। तो बोल क्या रहा है कि भाई एक 100 न्यूटन्स का यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ 6L है, इज सपोर्टेड बाय टू फोर्सेस F1 एंड F2। 100 न्यूटन का यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब इसका वेट कितना है 100 न्यूटन, और वो 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है ना। और इसको सपोर्ट कर रहे हैं ये दो फोर्सेस। सपोर्ट करने का मतलब क्या है, ये रॉड कहीं मूव नहीं कर रही, और अगर ये रॉड मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब इस रॉड के ऊपर नेट फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, है ना। इसका मतलब 100 न्यूटन्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू F1 प्लस F2। इन दोनों का, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों मिला के किसके बराबर होने चाहिए, 100 के बराबर। अब एक बच्चे का डाउट आ सकता है कि सर अगर ऐसा है तो ये F1 और F2 बराबर क्यों नहीं है, F1 F2 बराबर होकर 50 न्यूटन हो जाना चाहिए। वो इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि ये जो F1 है वो L डिस्टेंस पे लग रहा है और ये जो F2 है वो 2L डिस्टेंस पे लग रहा है ना। तो दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे लग रहे हैं, इसीलिए ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होंगे, है ना। मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होंगे दोनों। अगर ये भी L पे लग रहा होता, अगर ये भी यहाँ से L डिस्टेंस पे लग रहा होता तो 50 होता, तो बराबर होते, बट अब सेम डिस्टेंस पे नहीं लग रहा, है ना, तो इसीलिए बराबर नहीं है। समझ में आई बात। तो अब हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट में वी विल स्टार्ट विद फ्रिक्शन, है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पेशेंटली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।